नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। मेल इनफर्टिलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैसा हमने पिछले एपिसोड में ये डिस्कस किया कि मेल इनफर्टिलिटी कितना कॉमन है, इसके क्या लक्षण होते हैं, मोस्टली इसके लक्षण नहीं होते हैं और कई इम्पॉर्टेंट लक्षण या हिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किन लोगों को अपना इन्वेस्टिगेशन सीमेन एनालिसिस जल्दी कराना चाहिए ताकि होने वाली गड़बड़ी को हम जल्दी पकड़ सकें, ये सब डिस्कस किया। अब हम इस एपिसोड में इसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। अब हम मेन कारणों में आएंगे जिनकी वजह से जो डॉक्टर डायग्नोस करके देगा कि इन कारणों से मेल इनफर्टिलिटी हो रही है। तो पहली चीज, यदि हार्मोनल डिस्टरबेंस है किसी को, सीमेन में गड़बड़ आया, एकमात्र इन्वेस्टिगेशन है मेल इनफर्टिलिटी के लिए सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में गड़बड़ आए तो उसके गड़बड़ आने के कई सारे कारण होते हैं। उसमें पहली चीज है, कॉमनली होने वाली चीजों में हार्मोनल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, वेरिकोसील। वेरिकोसील मतलब टेस्टिस के आसपास नसों की सूजन, जिसकी वजह से बनने वाले स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी, तैरने की क्षमता और एबनॉर्मल स्पर्म बनने लगते हैं। तो वेरिकोसील की डायग्नोसिस हमें अल्ट्रासाउंड से होगी। यदि सीमेन एनालिसिस में ऐसा दिख रहा है तो हमें एक पेशेंट को एग्जामिनेशन जरूरी है और फिर उसका स्क्रोटल डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड किया जाए और वेरिकोसील की डायग्नोसिस की जाए और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाए। हार्मोनल प्रॉब्लम ब्लड टेस्ट से डायग्नोस की जा सकती है। तीसरी चीज है ब्लॉकेज प्रॉब्लम। स्पर्म बन रहा है, हार्मोन ठीक है, ब्रेन से, टेस्टिस से हार्मोन नॉर्मल निकल रहे हैं, लेकिन स्पर्म बन के बाहर नहीं निकल पा रहा है। जो रास्ता है उसमें कहीं ब्लॉकेज है या बाय बर्थ वो चीज बनी नहीं है, जिसकी वजह से 0 काउंट आ रहा है बाहर। एक और बहुत कॉमन, बहुत ही सबसे ज्यादा कॉमन वो कि सीमेन में इन्फेक्शन है। ये प्रोस्टेट में इन्फेक्शन या इस पाथ में कहीं पे भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से पिंक या येलो कलर का सीमेन आ रहा है, या फीमेल पार्टनर हिस्ट्री दे रही है या मेल पार्टनर हिस्ट्री दे रही है कि इंटरकोर्स के बाद में ईचिंग और स्वेलिंग या गंदा डिस्चार्ज होने लगता है, तो सीमेन एनालिसिस होनी जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक प्रॉब्लम्स। यदि फैमिली में इनफर्टिलिटी रन कर रही है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये मतलब नहीं होता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स का कि हमारे फादर को बच्चे हुए तो हमें क्यों नहीं होंगे। जेनेटिकली तो रन नहीं कर रहा है, जेनेटिकली जीन्स में आया है, लेकिन इस जनरेशन में वो प्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम एज में ही गायब हो जाता है। और पहले की एज ऑफ प्लानिंग प्रेगनेंसी या प्लानिंग फैमिली कम हुआ करती थी, अब मोस्टली 30 के बाद ही लोग प्लान कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़े फॉर्म में दिखाई देती हैं। प्रेगनेंसी नहीं होती, इनफर्टिलिटी से पेशेंट्स जूझते हैं। आज के समय में स्ट्रेस बहुत हाई लेवल पे है, तो इन स्पर्म्स का डीएनए फ्रेगमेंट होना, क्रोमेटिन फ्रेगमेंट होना, क्रोमेटिन मटेरियल में ब्रेक हो जाना, ये सब बहुत कॉमन है। तो जेनेटिकली इस स्पर्म में पोटेंशियल नहीं होता है कि ये प्रेगनेंसी करा सके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इन सारी कारणों से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले जरूरी है एक सीमेन एनालिसिस हो, अकॉर्डिंगली उसके पैरामीटर्स को देखते हुए आगे के इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएं। सिंपल एक सीमेन एनालिसिस को पूरा नहीं बनाना चाहिए कि यही पूरी चीज है। एक रिपीट यदि गड़बड़ आ रही है तो करना बहुत जरूरी होता है कि एक सीमेन एनालिसिस और करा ली, और अर्ली डायग्नोसिस करेंगे हम तो ठीक किया जा सकता है। लेट करेंगे तो हमें चीजों को हमारे हाथ से चले जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस एपिसोड में हमने बात किया कि क्या क्या कारण होते हैं और कितने इंसिडेंसेस हैं मेल इनफर्टिलिटी के, और किन लोगों को इस चीज का सोच के रखना है कि मुझे मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है, मुझे डायग्नोसिस जल्दी करानी है। इन सब कारणों के बारे में डिस्कस किया। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे डायग्नोस किया जाए, सीमेन एनालिसिस के पैरामीटर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैसे मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जाए। तो ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। थैंक यू सो मच।